दोस्तों आशा करता हूं हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं अपना इन्फेरेंसेस यानी फैलेसीज, वो आप अच्छे प्रकार से कंप्लीट कर रहे होंगे और एग्जाम्पल्स से आप सभी का कंसेप्ट क्लियर भी हो रहा होगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि फैलेसीज कंप्लीट करने के बाद में, हालांकि मैं मानता हूं कि फैलेसीज वैसे भी इतनी ज़्यादा हैं, लेकिन फैलेसीज की अगर हम बात करें तो फैलेसीज कितनी भी हों, अगर हम फैलेसीज को नंबर के हिसाब से और इनके नाम के हिसाब से याद करेंगे तो मेरे ख्याल से कंफ्यूजन क्रिएट होना स्वाभाविक है। लेकिन हम नाम के हिसाब से इन्हें न पढ़ के या फिर काउंटिंग के हिसाब से इन्हें न याद करके हम इनके नाम का अर्थ याद करके और शब्दों का अर्थ समझकर याद करेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से ये याद होंगी। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत से ही बताया कि शुरू की फैलेसी हमने पढ़ी थी, फैलेसी ऑफ हेस्टी जनरलाइजेशन। अब हेस्टी का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। हेस्टी का मतलब होता है जल्दीबाजी और जनरलाइजेशन का मतलब होता है सामान्यीकरण। तो जल्दीबाजी में कोई सामान्यीकरण हम जब कर देते हैं तो इसको सिंपल में मान लीजिए पर्टिकुलर टू जनरल एंड जनरल टू पर्टिकुलर, बस हो गया क्लियर। कंपोजिशन की बात करें तो पार्ट से हम होल की तरफ जाते हैं, जबकि डिवीजन की बात करें तो पार्ट को, ये होल को पार्ट में डिवाइड कर, डिवीजन यानी डिवाइड करना। तो डिवाइड किस में करेंगे? एक संपूर्ण पार्ट, संपूर्ण कंसेप्ट को पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो सिंपल तरीके से याद रखना है, जैसे कि लास्ट फैलेसीज भी हमने पढ़ी थी, एक्सक्लूडेड मिडल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल। तो एक्सक्लूडेड का मतलब जिसने निकाल दिया गया है, इग्नोर कर दिया गया है, ऐसे मिडिल पार्ट को। अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल यानी मिडिल को डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया गया है, यानी उसे एक्सप्लेन ही नहीं किया गया है। तो इस प्रकार की हमने फैलेसीज कंप्लीट की थी और 19 फैलेसीज हमने कंप्लीट कर ली थी। 3 फैलेसीज, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था, 3 फैलेसी आपकी बची हुई हैं। इन तीनों फैलेसीज को कंप्लीट करने के बाद में नेक्स्ट क्लास जब हम डिस्कस करेंगे तो वो क्लास हमारी हम देख लेंगे, जैसे भी होगा वैसे। बेटर ये है कि जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स के कॉल आए थे, कमेंट्स आए थे, मैसेज आए थे, उसके अकॉर्डिंग वो कह रहे थे सर ये लिटरेरी टर्म्स हैं और फिगर ऑफ स्पीच हैं, इसे एक बार कंप्लीट करवा दीजिएगा, जिससे रिवीजन का हमको मौका मिल जाएगा। तो रिवीजन तो सभी टॉपिक्स का करना ही है, फिर भी आप लोगों का अगर यही कहना है तो बिल्कुल मैं फिगर ऑफ स्पीच और लिटरेरी टर्म्स को कंप्लीट करवाऊंगा आप लोगों को। तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसको फैलेसीज को कंप्लीट करने के बाद में हम एक्सरसाइज करेंगे एक बार इसकी। सभी की एक्सरसाइज सीट आपको मिल ही जाएगी, सबकी एक्सरसाइज करवाऊंगा मैं, क्वेश्चंस मिलेंगे हर टॉपिक के आपको, जिससे कि जो भी समस्या इनमें होगी, कंफ्यूजन होगा, वो हमारा दूर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। फिर अब जब समय हमारा ज्यादा हमारे पास नहीं है, वेस्ट नहीं करते हुए, कोरोना की वजह से लॉकडाउन कहिए या कुछ भी कहिए, परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है कि हम ऑफलाइन क्लासेस नहीं पढ़ पा रहे हैं और कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं और हम एक दूसरे से फेस टू फेस नहीं मिल पा रहे हैं, इसको ऐसे समझ लीजिए। तो इसका हम एक फ़ायदा उठाते हुए अपनी फैलेसीज वाले टॉपिक को, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे मैंने पहले भी आपको बताया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन पर हमें विशेष ध्यान देना है। ठीक है, तो एक बार फैलेसीज में कंप्लीट करवा लूँ, बाकी आपके डिस्कशन जो है वो तो चलता ही रहेगा। फैलेसीज में 19 फैलेसीज हम कंप्लीट कर चुके थे एंड माय डियर 20 नंबर की फैलेसी जो होगी, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में जाते समय ही आपको बता दिया था, इस फैलेसी का नाम ही कुछ इस प्रकार से है, फैलेसी ऑफ एम्फीबली। फैलेसी ऑफ एम्फीबली। एम्फीबली का मतलब हो गया, आपको एम्फीबली का अर्थ समझना है, मैं आपको इसे ब्रैकेट में लिखकर बता देता हूं जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर है। कंफ्यूजेबल कंफ्यूजेबल वर्ड, या फिर हम इसे कह सकते हैं मीनिंग मोर देन वन। मोर देन वन मीनिंग यानी एक से ज्यादा मीनिंग जब किसी स्टेटमेंट का निकले तो उसे कहा जाता है एम्फीबली। यानी सिंपल है, कंफ्यूजेबल वर्ड याद रखिएगा। कंफ्यूजेबल वर्ड या सेंटेंस भी आप इसे कह सकते हैं। कंफ्यूजेबल वर्ड होता है या कंफ्यूजेबल सेंटेंस होता है। क्लियर है? कंफ्यूजेबल सेंटेंस भी आप इसे कह सकते हैं। कंफ्यूजेबल सेंटेंस क्यों बनता है वो मैं आपको बता देता हूं।
when a sentence becomes confusable due to its grammatical structure। एक एक वर्ड याद रखना है आपको, एग्जाम में वर्ड्स से ही आपको कंफ्यूज करने की प्रयास किया जाएगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि उससे हमें वो सेंटेंस कैसा लगता है, कंफ्यूजेबल लगता है। इसको और लिख लेते हैं हम, इट मीन्स ड्यू टू इट्स structure there may be more than one possible meanings of a स्टेटमेंट। यानी इसकी इस स्ट्रक्चर की वजह से किसी भी स्टेटमेंट का एक से अधिक मीनिंग प्रदान करना या प्रोवाइड करवाना ही इस फैलेसी को जन्म देता है, और वो फैलेसी है आपकी फैलेसी ऑफ एम्फीबली, यानी कंफ्यूजेबल सेंटेंस कह सकते हैं हम इसे सिंपल वे में। ठीक है, क्यों? ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऐसी होती है, शब्दों का ऐसा प्रयोग होता है कि पता ही नहीं लगता कि इसका एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाऊं कि ये फैलेसी कहना क्या चाहती है। जैसे एक क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि शब्दों का प्रयोग ही इस प्रकार से कर लिया जाता है कि लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं पर भी किसी का भी प्रयोग किसी भी तरीके से कर लेते हैं। अब जैसे कि देखिए, एक स्टेटमेंट आता है, एक मंत्र बोल सकते हैं, इसे आप श्लोक बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। भगवान गणपति की वंदना के लिए आता है, गणेश जी की वंदना के लिए आता है। जब आप कहते हैं वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा, अब कोटि सूर्य बोले या सूर्य कोटि बोले, तो ये शब्द ऐसे होते हैं कि एक सेंटेंस से एक से ज्यादा अर्थ निकल सकते हैं। इसका अर्थ क्या निकालें, हमें कंफ्यूज हो जाते हैं। शब्दों का प्रयोग इस प्रकार से कर लिया जाए कि हमें सोचें यार इसका यह अर्थ निकलना चाहिए या ये अर्थ निकलना चाहिए। यानी आप सिंपल ये मानिए कि स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है कि उसके एक से अधिक मीनिंग निकलने लगते हैं, और एक से अधिक मीनिंग यदि निकलने लगते हैं तो उसे ही कंफ्यूजेबल सेंटेंस का दर्जा दिया जाकर इस फैलेसी के अंडर में रखते हैं। स्टेटमेंट से हम समझ लेते हैं, एक बार एग्जाम्पल इसका समझ लेते हैं। स्टेटमेंट या एग्जाम्पल समझने से पहले मैं आपको एक स्टोरी से रूबरू करवाना चाहूंगा। आप मेरे ख्याल से माय डियर जानते होंगे कि आपने सुना होगा महाभारत कालीन, या फिर ज्यादातर भगवान कृष्ण के जीवन के बारे में सबने सुना होगा। भगवान कृष्ण जो थे वो वसुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे, ऐसा हम सुनते आए हैं। कहा जाता है कि देवकी जी की शादी जब वसुदेव जी से हुई थी, और अपनी बहन को छोड़ने जब कंस विदा करने नगर से बाहर उनको लेकर जा रहा था अपने रथ पर बिठाकर, आकाशवाणी हुई। अब ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। आकाशवाणी हुई कि इनके 8वीं संतान तुम्हारा काल बनेगी, यानी तुम्हारा मृत्यु का कारण बनेगी, या तुम्हारी मृत्यु या वध करेगी, ऐसा आकाशवाणी ने कहा। ठीक है, अब देखिए विडंबना क्या, देखिए आकाशवाणी ने जब कह दिया कि 8वीं संतान जो है वो तुम्हारा वध करेगी, और कंस को पता फिर बाद में लग भी गया कि भगवान कृष्ण देव की और वसुदेव जी की 8वीं संतान है, पता लग गया कि कृष्ण उनके 8वीं संतान है। लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण को मारने का उन्होंने कितना प्रयास किया। कंस ने प्रयास किया था कि नहीं किया था? कितने राक्षसों को भेजा था कि जिससे कि भगवान कृष्ण का वध किया जा सके, उन्हें मारा जा सके। अभी थोड़ा अजीब नहीं था? क्या रे भाई, जो पहले से डिसाइड हो चुका है कि तुम्हारा वध करेगा, वो तुम उसका वध कैसे कर सकते हो?
उसकी मृत्यु का कारण तुम नहीं बन सकते। उसकी मृत्यु तो तब हो सकती है जब तुम्हारी मृत्यु एक बार हो जाएगी। तुम्हारी मृत्यु होने के बाद में उसकी मृत्यु संभव है, क्योंकि वो तो तुम्हारी मृत्यु का कारण है, और तुम्हारी मृत्यु का कारण तुम्हारी मृत्यु से पहले खत्म नहीं हो सकता। अब इस स्टेटमेंट को लेकिन हम थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से लिख दें, जैसे कि हम लिख दें कृष्ण is still alive that Kans will kill। ये आपने सेंटेंस पढ़ा। अब इस सेंटेंस को पढ़िए आप एक बार अच्छे ढंग से, और इस सेंटेंस का मतलब क्या निकलता है? इस सेंटेंस का मतलब निकलता है कि कृष्ण इज स्टिल अलाइव, कि कृष्ण जो है वो अभी भी जीवित है, दैट कंस विल किल। अब इस स्टेटमेंट को इस प्रकार से लिखा गया, और इस स्टेटमेंट को अगर मैं ऐसे लिख देता कि कृष्ण इज स्टिल अलाइव that will kill कंस। अब दोनों सेंटेंसेज को आप पढ़िए और इन सेंटेंसेज से पता लगाइए इन दोनों सेंटेंसेज का क्या मतलब निकलता है। आप कहते हैं कृष्ण इज स्टिल अलाइव, कि कृष्ण जो है वो अभी भी जीवित है, दैट कंस विल किल। क्या मतलब निकालें इसका? कि जो कंस को मारेगा, कंस जिसे मारेगा। सेंटेंस का कोई प्रॉपर आप डेफिनेटली ये कह सकते हैं क्या कि इसका ये अर्थ निकलेगा? नहीं कह सकते। ये कंफ्यूजेबल कंसेप्ट में आता है, कंफ्यूजेबल कैटेगरी में आता है कि इसमें से इसका प्रॉपर क्या अर्थ निकलेगा। जो कंस को मारेगा या कंस जिसको मारेगा वो कृष्ण अभी भी जीवित है, या कृष्ण जो कंस को मारेगा वो कृष्ण अभी भी जीवित है। क्या माने इसका अर्थ हम? तो जब भी ऐसे कंफ्यूजेबल सेंटेंस आ जाएं जिसका अर्थ समझने में हमें प्रॉब्लम फील होने लगे, प्रॉब्लम फेस करने लगे हम, तो तुरंत समझ जाइएगा कि ये जितनी भी फैलेसीज हैं उसमें कहीं भी ऐसा कोई सेंटेंस या स्टेटमेंट नहीं आया था जो हमें इस प्रकार से कंफ्यूज करे। तो आप तुरंत समझ जाइएगा इट इज रिलेटेड टू फैलेसी ऑफ एम्फीबोली, बिकॉज दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू अ कंडीशन और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर दैट कंफ्यूजेस अस whether this part of this statement is applied on this part or this part is applied on this part। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पार्ट इस पर अप्लाई होना चाहिए, ये पार्ट इस पर अप्लाई होना चाहिए। इस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर किस वजह से कि यहां दैट रिलेटिव प्रोनाउन ऐसा आ रहा है जिससे हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि कृष्ण कंस को मारेगा वो अभी भी जीवित है, कंस जो कृष्ण को मारेगा वो अभी भी जीवित है। कि जब तक तो यानी इसका एक अर्थ यह भी निकल सकता है कि कृष्ण अभी भी जीवित है ऑन कृष्ण जो कंस को मारेगा। ठीक है, और कंस जो कृष्ण को मारेगा वो कृष्ण अभी भी जीवित है, तो कृष्ण को तो मार दिया जाना चाहिए था अभी तक। मतलब हम इस लैंग्वेज में बुरी तरह से उलझ रहे हैं, हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि यार क्या अर्थ निकालें हम इसका, क्योंकि इस दैट ने हमें कंफ्यूज कर दिया। और दैट किससे रिलेटेड है? रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन बोले तो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इसकी ऐसी है कि हम कंफ्यूज हो रहे हैं। एंड दिस सेंटेंस इज अ कंफ्यूजिबल सेंटेंस, सो दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू फैलेसी ऑफ एम्फीबोली। एक तो कारण इसका है ये। दूसरा कारण है कि एक तरफ जब आप कह रहे हैं कृष्ण इज स्टिल अलाइव, कि कृष्ण अभी भी जीवित है, वो कृष्ण जो कंस को मारेगा। अरे तो भाई जो कंस को मारेगा उसे तो जीवित रहना ही है, वो कंस को मारे बिना कैसे दुनिया से जा सकता है? कंस को ही जो मारेगा उसका तो जीवित रहना स्वाभाविक है। अगर कंस भी अभी, क्योंकि मारेगा, अभी कंस भी नहीं मरा है, कंस अभी जीवित है,
हम इस स्टेटमेंट से ऐसा पता लगा रहे हैं। तो कंस जो जीवित है उसको कृष्ण मारेगा, तो कंस ही अभी अगर जीवित है तो उसको मारने वाला तो मर ही नहीं सकता, उसके मारने वाले को तो जीवित रहना ही पड़ेगा। तो ये भी एक कंफ्यूजेबल पॉइंट आ रहा है कि इस स्टेटमेंट का फिर क्या मतलब निकल रहा है, इसे कहने से क्या मतलब निकल रहा है। तो ये कंफ्यूजेबल स्टेटमेंट जब भी आ जाए जिसका हम एक प्रॉपर मीनिंग डिसाइड ना कर पाए, उसे हम कहते हैं क्या, एम्फीबोली। अब सिंपल वे में आप समझ लीजिए, कई बार आप अपने मित्र के साथ, अपने घर में, परिवार में कभी भी कोई बात करते हैं अपने साथियों से या घर में किसी कैंडिडेट से बात करते हैं, तो वो कोई ऐसा स्टेटमेंट कह देते हैं, तो फिर आप पूछते हैं कि मतलब क्या मतलब है इसका कहने का। तो जब आप वापस से पूछे कि इसका मतलब क्या है कहने का, तो वहां एम्फीबोली आता है। अब जैसे मैं इसको आपको हिंदी के कंसेप्ट से समझाऊं, अगर मैं पंक्चुएशन के नियम पालन ना करूं और पंक्चुएशन के नियम पालन न करके मैं आपको, जो आपने ज्यादातर हिंदी वाले टीचर्स से सुना भी होगा, एक फेमस सेंटेंस वो हमेशा बताते हैं, ये सेंटेंस देखो, मैंने पंक्चुएशन का नियम पालन नहीं किया है, अगर मैं कॉमा लगा देता हूं तब तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या अर्थ निकल रहा है, लेकिन मैंने बिना कॉमा लगाए हुए ये सेंटेंस लिख दिया। आप मुझे बता सकते हैं इसका क्या अर्थ निकलता है, बता सकते हैं क्या कि सर इसके तो दो अर्थ निकल सकते हैं। बिल्कुल, यही तो एम्फीबोली है, तो यही तो एम्फीबोली है। जब एक से ज्यादा अर्थ निकले, क्या लिखा है हमने, पढ़ो एक बार देखें वापस से। व्हेन अ सेंटेंस बिकम्स कंफ्यूजिबल ड्यू टू इट्स ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, इट मीन्स ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर देयर मे बी मोर देन वन मीनिंग। एक से ज्यादा मीनिंग जब किसी स्टेटमेंट की बन जाए तो माय डियर इट इज कॉल्ड एम्फीबोली। तो अब इसी प्रकार से अगर हम इसकी बात करें, रोको मत जाने दो, तो क्या माने, रोको मत जाने दो यानी उसको रोक लो, जाने मत दो, या फिर रोको मत जाने दो यानी उसको रोको मत, जरूरत नहीं उसको रोकने की, जाने दो, जाना चाहता है। तो क्या दो अर्थ निकल रहे हैं इसके। अब पंक्चुएशन के नियम की बात है, अगर यहां कॉमा लगा दूं तब तो स्पष्ट पता लग जाएगा, रोको, दबाव इस पर लग गया, मत जाने दो यानी उसे जाने मत दो, रोक लो। लेकिन अगर मत के बाद लगा देता हूं मैं कॉमा, तो रोको मत यानी जरूरत नहीं रोकने की, जाने दो, जाता है तो जाने दो, कोई जरूरत नहीं रोकने की, तब तो स्पष्ट पता लग जाएगा। लेकिन ग्रामेटिकल क्या बात आई, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की वजह से जब एक सेंटेंस एक से अधिक अर्थ देने की संभावना रखता हो तो उसे ही कहा जाता है फैलेसी ऑफ एम्फीबोली। जबकि ग्रामर का नियम, लैंग्वेज का नियम कहता है जो भी आप सेंटेंस बनाते हो उसका क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट अर्थ होना चाहिए, घुमा फिराकर उसका अर्थ नहीं होना चाहिए, तभी वो वास्तविक राइटिंग पार्ट या स्टेटमेंट कहलाता है। लेकिन आप ऐसा नहीं करके कंफ्यूजन पैदा जब कर देते हैं स्टेटमेंट से, तो माय डियर यही भाषा दोष को जन्म देता है, भाषा दोष जिसे हम इंग्लिश में फैलेसीज बोलते हैं। क्लियर कंसेप्ट यहां तक, फैलेसीज, गुड। अब बढ़ते हैं आगे, अगली फैलेसी पर चलते हैं। अगली फैलेसी है आपकी 21। कौन सी फैलेसी है, 21। और 21 जो है वो है आपकी फैलेसी ऑफ फॉल्टी प्रीमाइस। फॉल्टी प्रीमाइस, फॉल्टी पता लग रहा है, फॉल्ट है इसमें, दोष है, क्या है इसमें, दोष है। और प्रीमाइज का मतलब क्या है कि आप पहले से कोई स्टेटमेंट ऐसा बना रहे हैं, प्रीमाइज यानी स्टेटमेंट, प्रीमाइज यानी स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट आप ऐसा बनाते हैं जिसमें क्या हो, दोष हो, उसे बोलते हैं फॉल्टी प्रीमाइज। समझ लीजिए एक बार इसको अच्छे प्रकार से, फॉल्टी मतलब जिसमें क्या हो, दोष हो, और प्रीमाइज का मतलब क्या है कि कोई भी कंक्लूजन जो है उसका सपोर्ट जो होता है, स्टेटमेंट, इसे आप स्टेटमेंट तो बोलते ही हैं। इसको पूरा लिख लीजिए, दैट, मैं इसको हालांकि लैंग्वेज में लिख दूंगा, सपोर्ट्स कंक्लूजन, इससे भी काम चल जाएगा, हो गया क्लियर ये लो। यानी जब भी कोई ऐसा स्टेटमेंट जो कंक्लूजन को सपोर्ट करता है वो ही कैसा हो, दोषयुक्त हो, उसमें फॉल्ट दी गई हो, कमी दी गई हो, तो उसे कहा जाता है फैलेसी ऑफ फॉल्टी प्रीमाइस। क्लियर है कंसेप्ट यहां तक, चलिए
अब इसका स्टेटमेंट मैं आपको बताऊं, उससे पहले स्टेटमेंट या एग्जाम्पल की बात हम कर रहे हैं, उससे पहले मैं आपके लाइफ से इसको रिलेट कर देता हूं। आपने ज्यादातर मूवीज वगैरह और ये देखी होंगी, सीरियल भी आप देखते होंगे, जब भी कोई एक दोषी व्यक्ति होता है, या फिर आप अपनी रियल लाइफ की बात करें तो कई टेररिस्ट वगैरह होते हैं, कई दोषी व्यक्ति होते हैं, उन्हें जब पुलिस अरेस्ट कर लेती है और कोर्ट में जब उस पर केस चलता है, तो उसे एक लॉयर, वकील प्रोवाइड करवाया जाता है। वकील जो उसे प्रोवाइड करवाया जाता है, अगर उसकी बात हम करें तो वो वकील ये जानते हुए भी कि मैं जिसका केस लड़ रहा हूं, मैं जिसका पक्ष ले रहा हूं, वो व्यक्ति दोषी है, फिर भी वो उसका पक्ष लेता है। ठीक है, एक बात तो हुई हमारी यहां। अब इसको एक साइड में रखिए, दोषी का पक्ष ले रहा है वकील। दूसरी तरफ हम अपनी लाइफ में अगर हम नैतिकता की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि जुर्म करने वाले से ज्यादा दोषी जुर्म करने वाले का साथ देने वाला होता है। कहते हैं हम, जुर्म करने वाले से ज्यादा दोषी जुर्म करने वाले का साथ देने वाला व्यक्ति होता है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं। तो इसका मतलब क्या माने कि वो वकील जो उस टेररिस्ट का या दोषी व्यक्ति का साथ दे रहा है, तो वकील भी दोषी है। लेकिन ऐसा तो नहीं है, ये उसका पेशा है, ये उसका ऑक्यूपेशन है, ये उसका प्रोफेशन है कि उसे किसी का साथ तो देना ही होगा, वरना केस कैसे होगा, फिर आगे कैसे बढ़ेगा? ये तो एक पक्षीय केस हो जाएगा। इस वजह से उसे मजबूरी में गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किया गया है, इसलिए उसे उसका साथ देना पड़ रहा है, केस लड़ना पड़ रहा है, और अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए उसे कुछ तथ्यों को ऐसे पेश करना होता है जिससे कि वो केस जीते। भाई हारना कौन चाहता है? वो वकील जिसे नियुक्त किया गया वो भी ये चाहता है मेरा नाम हो, सब जगह मेरी इज्जत हो, मैं भी जीतूं केस को, तो इसलिए वो फैक्ट्स को इस प्रकार से घुमा फिरा के पेश कर देता है कि कई बार जीत भी जाता है। तो हम क्या माने कि उसने दोषी व्यक्ति को जिता दिया है, दोषी व्यक्ति का साथ दिया, इसलिए वो भी दोषी है। जब ऐसा स्टेटमेंट जो कि बिल्कुल सत्य नहीं है ऐसा, जबकि तो ऐसा स्टेटमेंट जो कंक्लूजन को सपोर्ट करता है उसी में दोष आ गया, उसे कहते हैं फॉल्टी प्रीमाइज। जैसे कि मैं आपको एक सेंटेंस लिख देता हूं, anyone that supports a wicked person is also wicked, thus all lawyers are wicked। देख लीजिए एक बार सेंटेंस को, क्या कह रहा है? एनीवन दैट सपोर्ट्स अ विकेड पर्सन, कोई भी व्यक्ति जो विकेड पर्सन यानी एक कह सकते हैं दोषी व्यक्ति, या कह सकते हैं कि जो बेकार व्यक्ति होता है, विकेड पर्सन जो होता है उसका साथ देता है, वो भी विकेड पर्सन होता है, वो भी विकेड होता है। 10 इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऑल लॉयर्स, सभी वकील जो हैं, लॉयर्स जो हैं, वो भी क्या हैं? विकेड हैं। क्यों? क्योंकि वो भी विकेड पर्सन का साथ देते हैं अपनी लाइफ में कभी ना कभी। कोई रेयरली किसी, उसको छोड़ दो वकील को जो स्पष्ट रूप से अपने प्रोफेशन की भी परवाह ना करते हुए अपनी नैतिकता पर जीता, और वो कह देता है नहीं ये व्यक्ति दोषी है, मैं इसका केस नहीं लड़ूंगा, वो अलग बात है। लेकिन लॉयर्स की अगर हम पेशे की बात करें तो उन्हें किसी ना किसी का पक्ष लेना ही होता है, और उसकी अगर हम बात करें तो वो विकेड पर्सन का भी साथ ले लेते हैं, और उस हिसाब से हम क्या कहें कि विकेड का साथ देने वाला विकेड होता है। तो इस कंसेप्ट के लिए जो कि कंक्लूजन को सपोर्ट करने वाला स्टेटमेंट हम यहां यूज कर रहे हैं, वो ही दोषयुक्त हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। कंक्लूजन क्या कि जो विकेट का साथ देता है वो भी विकेट होता है, लेकिन इसका सपोर्ट करने के लिए स्टेटमेंट दिया कि लॉयर्स जो होते हैं वो विकेट होते हैं, ये बिल्कुल सत्य नहीं है, ये फॉल्टी हो गया है, ये दोषयुक्त हो गया है, इसलिए इसको हम कहते हैं फॉल्टी प्रीमाइस। ये है आपकी फैलेसी ऑफ फॉल्टी प्रीमाइज। क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए अब अगली और लास्ट फैलेसी की तरफ हम चलते हैं, और लास्ट फैलेसी जो है वो है आपकी कौन सी? 22। और 22 जो है
उसे आप देखिए, उसका नाम थोड़ा सा अजीबोगरीब जरूर लगेगा आपको, लेकिन वो है फैलेसी ऑफ नॉन सिक्विटर। नॉन सिक्विटर, नॉन सिक्विटर जो है ये क्या है, पहले मैं आपको ये बता देता हूं। नॉन सिक्विटर का मतलब होता है कि बिना एनालिसिस किए हुए कोई कंक्लूजन निकाल देना, विदाउट एनी एनालिसिस। एनालाइज नहीं कर रहा है और बिना एनालाइज किए हुए ही, बिना एनालिसिस के ही वो कंक्लूजन निकाल देता है, उसे कहते हैं नॉन सिक्विटर। ठीक है, इसको मैं एक बार लिख देता हूं आपको। When a conclusion is made without any proper analysis, बिना किसी प्रॉपर एनालिसिस के, एनालिसिस किए बिना ही, अच्छे से पढ़ लीजिए इसे, बिना एनालिसिस किए हुए ही जब कोई एक कंक्लूजन बना लेता है तो उसे क्या कहा जाता है, नॉन सिक्विटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नॉन सिक्विटर कहा जाता है। नॉन सिक्विटर मतलब इसे क्या कहा जाता है, विदाउट जस्टिफिकेशन। जस्टिफाई नहीं कर रहा है उसे वो। नॉन मतलब विदाउट, सिक्विटर यानी जस्टिफिकेशन। सिक्विटर का मीनिंग क्या होता है, जस्टिफिकेशन। तो बिना जस्टिफिकेशन के, जस्टिफिकेशन मतलब एनालिसिस करने का मौका ही नहीं दिया उसे। तो बिना एनालिसिस किए हुए ही जब एक कंक्लूजन निकाल दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, नॉन सिक्विटर वाली फैलेसी या भाषा दोष कहा जाता है। सिंपल समझिए इसे। एग्जाम्पल हम पढ़ें उससे पहले, आई वॉन्ट टू गो, ये एक सेंटेंस है, आई वॉन्ट टू गो। आप में से बहुत से लोग जो स्पीकिंग इंग्लिश में जो स्पीक करने में बहुत ही पारंगत हैं या जानते हैं, वो सब अच्छे प्रकार से जानते होंगे आई वॉन्ट टू गो। इस सेंटेंस को अगर बोलना है, स्पीकिंग स्किल में अगर यूज करना है, तो हम वांट टू को वाना बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, वाना, WANNA बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो आई वांट टू गो इतना बोलने की बजाय, अब होता क्या एक्चुअली, इसको हम इसलिए नहीं बोलते वांट टू को एक साथ कि वांट, इसमें भी लास्ट में टे की साउंड और टू की स्टार्टिंग साउंड टे है, तो वहां थोड़ा सा खिंचाव आ जाता है। जबकि स्पीकिंग की विशेषता है बिना खिंचाव आए हुए एक फ्लो में बहुत ही अच्छी फ्रीक्वेंसी, एक फ्लुएंसी होनी चाहिए, तभी जाकर वो अच्छी स्पीकिंग स्किल मानी जाती है। आई वांट टू गो, यहां पर तो थोड़ा सा क्या लग रहा है, स्ट्रेस लग रहा है, और स्ट्रेस नहीं होना चाहिए इस प्रकार से। तो हम क्या कह देते हैं, आई वांट टू गो का आई वाना गो, आई वाना, आई वांट, तो आई वाना, तो वाना बोल देते हैं, नहीं बोलते क्या। जिस प्रकार से आप लोग, आप देखते हैं कई बार जब ग्रामर के हम रूल्स पढ़ते हैं और मॉडल्स हमने पढ़े थे, मॉडल्स में मैंने आपको बताया भी था कि आई और वी के साथ अगर फ्यूचर टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब लगाना चाहते हैं तो आई और वी के साथ शैल लगता है। लेकिन माय डियर, स्पीकिंग में कभी जिंदगी में शैल का प्रयोग नहीं होता। होता है क्या, कभी देखा है आपने, सुना है कभी आपने शैल का प्रयोग आई और वी के साथ? आप कहेंगे सर नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? क्योंकि माय डियर सेल नहीं बोला जाता इसे। जब हम फोनेटिक्स डिस्कस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ SH आ रहा है, जिसे आप बचपन से शंख वाला श बोलते आए हैं, वो श इसमें आता है, और जिसे से नहीं बोला जाता, श बोला जाता है। से, श, दोनों में नहीं है क्या साउंड में अंतर? अब आप जब सेंटेंस बोलें और फिर सेंटेंस में कह दें आई शैल डू दिस वर्क, तो शैल पे दबाव ज्यादा लगा, और स्ट्रेस ज्यादा लगना ही स्पीकिंग स्किल को बिगाड़ता है, जैसा कि मैंने अभी कहा। तो इसलिए हमें स्पीकिंग स्किल को कंप्लीट करने के लिए, अच्छे तरीके से मेंटेन रखने के लिए, स्ट्रेस वाले जो शब्द होते हैं उन्हें इग्नोर करना होता है। और अब आप देखिए, शैल में तो इतना दबाव देके बोल रहे हैं, और विल तो फट से बोल गया, विल, आई विल। तो इसीलिए स्पीकिंग में शैल का प्रयोग कभी नहीं किया जाता, विल का प्रयोग किया जाता। अब विल में भी जब परेशानी होने लगी तो आप सब जानते होंगे कि आजकल तो इस प्रकार से ही लिख दिया जाता है। बताइए, लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता?
और इस प्रकार से जो लिखा जा रहा है इसे अब आप क्या कहेंगे कि शैल का डबल एल है या विल का डबल एल है? कुछ नहीं कह सकते इसमें तो, लेकिन बोलने में तो बहुत इजी हो गया। आप फट से कह देते हैं आई गो टू मार्केट, आइल बोल देते हैं इसे आप। कितनी सिंपल हो गई बोलने में, फ्लुएंसी बन गई आपके। आई गो टू मार्केट, और एक बोले आई विल गो टू मार्केट एंड आई शैल गो टू मार्केट। ज्यादा दबाव किस पे लगा? शैल में। थोड़ा कम लगा किस में? विल में। और आइल में तो बिल्कुल ही नहीं लगा। तो यही होता है आपके स्पीकिंग में। तो क्या होता है? विदाउट जस्टिफिकेशन। तो यहां पर क्या है कि इसे कैसे हम डिसाइड करें? तो आपने वाना शब्द का यूज किया, लेकिन आप किसी भी डिक्शनरी को खोज कर देख लीजिए, वाना वर्ड मिलेगा क्या वहां आपको? नहीं मिलेगा। और वाना अगर नहीं मिलेगा तो आप ये कह दें कि ये शब्द कोई शब्द नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। स्लैंग लैंग्वेज भी तो एक लैंग्वेज होती है, स्लैंग डिक्शनरी भी तो एक डिक्शनरी है। एक वास्तविक प्रॉपर डिक्शनरी में तो चाहिए शब्द नहीं मिलेगा, लेकिन स्लैंग लैंग्वेज में इसका अस्तित्व है। तो आप अगर ये कहें वाना इज नॉट इन एनी डिक्शनरी, so it is not an इंग्लिश वर्ड। एनी डिक्शनरी की जगह आप इंग्लिश डिक्शनरी भी लिख सकते हैं कि इंग्लिश डिक्शनरी में ये शब्द मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए ये एक इंग्लिश वर्ड नहीं है। अब आपने जस्टिफिकेशन तो होने ही नहीं दिया, कुछ और भी तो हो सकता है इसके बीच में। ये भी तो हो सकता है कि एक स्लैंग लैंग्वेज का पार्ट हो, लेकिन आपने तो डायरेक्ट कंक्लूजन निकाल दिया बिना एनालिसिस किए हुए, बिना विश्लेषण किए हुए। विश्लेषण भी तो होना चाहिए किसी पार्ट का। आपने बिना विश्लेषण के ही क्या कर दिया? कंक्लूजन निकाल दिया कि वाना इंग्लिश डिक्शनरी में या किसी डिक्शनरी में नहीं है, इसलिए वाना एक इंग्लिश वर्ड नहीं है या फिर एक सही शब्द नहीं है। आप ये कह सकते हैं वाना इज नॉट अ करेक्ट वर्ड, ये भी आप लिख सकते हैं। करेक्ट वर्ड लिख सकते हैं आप इसे। इसकी जगह मैं जैसे कि आपको दूसरे तरीके से इसे बता दूं, नॉट अ करेक्ट कॉन्सेप्ट, इसलिए कोई करेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, सही कॉन्सेप्ट नहीं है। तो माय डियर, क्या ये स्टेटमेंट सही होगा? जब आप बिना एनालिसिस के क्या आप कह रहे हैं वाना जो है वो किसी डिक्शनरी में नहीं है, इसलिए करेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं, बस आपने इतना सा कह दिया, एनालिसिस किया ही नहीं। अरे देख, एक बात बताइए, वाना शब्द है नहीं क्या दुनिया में? है। होते हुए भी आप ये कह रहे हैं ये नहीं है, क्यों? क्योंकि ये दो शब्दों की शॉर्ट फॉर्म है। ऐसे तो अगर आप देखेंगे तो आप मुझे बताइए, कांट, इजंट, वॉजंट, हैजंट, हैवंट नहीं बोलते हैं आप। ये किसी डिक्शनरी में मिलेगा क्या आपको? नहीं मिलेगा। वो अलग बात है कि डिक्शनरी, कुछ लोग हैं जो आजकल लोकल रूप से भी डिक्शनरीज निकाल रहे हैं, वो सभी शब्दों को एक साथ जोड़ के देख देते हैं, उनमें मिला देते हैं, जिससे मोटी डिक्शनरी बन जाए और बच्चे ये सोचने लग जाए अरे वाह, डिक्शनरी में इतने वर्ड्स हैं, हमने तो आज तक पढ़े ही नहीं थे। जबकि अंदर पता लगता है कि उसमें एक ही शब्द को कई बार यूज कर करके, रिपीट कर करके उसके लिखा गया है, इसलिए वो मोटी डिक्शनरी बनी है। तो माय डियर, आप ध्यान रखिएगा, वर्ड तो है, लेकिन आप सिर्फ इसलिए इसको इग्नोर कर रहे हैं या गलत मान रहे हैं क्योंकि ये किसी डिक्शनरी में नहीं है, और बिना एनालिसिस किए हुए आप इसे सत्य साबित करने की ओर लगे रहते हैं। और इसी से बनती है आपकी फैलेसी ऑफ नॉन सिक्विटर। नॉन मीन्स विदाउट, सिक्विटर यानी जस्टिफिकेशन, एनालिसिस यानी बिना जस्टिफिकेशन के, एनालिसिस के जब आप किसी भी स्टेटमेंट को क्या करते हैं? कंक्लूड करते हैं, कंक्लूजन निकाल लेते हैं। इट इज कॉल्ड न्यू फैलेसी, दैट इज योर लास्ट फैलेसी, नॉन सिक्विटर। नॉन सिक्विटर फैलेसी वो कहलाती है। माय डियर, ये हैं आपकी टोटल फैलेसीज जो हमने 22 यहां संख्या में पढ़ी हैं। रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 22 आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। मैंने 22 आपकी फैलेसीज कंप्लीट करवा दी हैं। शुरू से एक लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो मैंने आपको कह ही दिया है कि कुछ फैलेसीज तो ऐसी हैं जो याद करने में इजी हैं। अपोजिट हिसाब से अगर हम पढ़ें तो उसमें हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, फॉल्स एनालॉजी है, इसको इसके अपोजिट के साथ पढ़ लीजिए, डिवीजन और कंपोजिशन को एक साथ पढ़ लीजिए क्योंकि ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। फिर ऐसे फैलेसीज को पढ़ लीजिए जिनके साथ अपील शब्द जुड़ा हुआ है, अपील टू पिटी, अपील टू मल्टीट्यूड और पॉपुलम। तो इस प्रकार के जो हैं, अपील टू फोर्स है, हाँ?
तो आपके जो इस प्रकार के अपील वाले शब्द हैं उनके साथ जुड़ी हुई फैलेसीज को आप पढ़ लीजिए, तो 10-12 फैलेसीज तो आपकी वैसी हो जाएंगी। फिर क्वेश्चन वाली को आप कर लीजिए, क्वेश्चन में कैसे, इग्नोरिंग द क्वेश्चन एंड बैगिंग द क्वेश्चन, दो को एक साथ कंप्लीट कर लीजिए। फिर कंक्लूजन मिडिल वाले को कंप्लीट कर लीजिए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल एंड एक्सक्लूडेड मिडिल, मिडिल वाले दो हो जाएंगे, तो 15 तक तो आपकी वैसे ही हो गई। टोटल 22 हैं आपके, तो 22 जो है टोटल, उनमें से आपकी कितनी बची, 7 बची। तो 7 को तो हम इजी वे में वैसे भी याद कर सकते हैं। तो टोटल आपकी वैसे आप अगर एक एक करके याद करेंगे तो मैं जहां तक समझता हूं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस प्रकार जो मैंने ट्रिक आपको बताई है, एक तरीका बताया है, उसे आप अप्लाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप इन्हें रिवाइज करेंगे और इन कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। फिर इनसे संबंधित मैं आपको कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपको इनके साथ अप्लाई करने, मैंने आपको पहले बता दिया। मिनिमम से मिनिमम फैलेसीज से 4 टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, मिनिमम से मिनिमम 4 तरीके के। तो कैसी भी फैलेसी होगी ना, वो भी 4 प्रकार से क्वेश्चन तो बना ही देती है, बाकी तो ज्यादा उसकी लैंग्वेज पर डिपेंड करता है। 4 प्रकार से, एक तो आपको सेंटेंस देकर पूछ लिया जाएगा, विच फैलेसी इज गिवन इन दिस स्टेटमेंट और इन दिस एग्जाम्पल, तो आप 4 फैलेसी आपको ऑप्शन में दे दी जाएंगी, पहला टाइप। दूसरा टाइप, आपको एक फैलेसी का नाम दे दिया जाएगा, विच एग्जाम्पल इज सुटेबल टू दिस फैलेसी, और फैलेसी का नाम देके 4 आपको सेंटेंस देंगे ऑप्शन में, उनमें से कौन उसका सुटेबल होगा। फिर इसका रूल आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस रूल को फॉलो करने वाली फैलेसी कौन सी होती है, तीसरा हो गया। फिर पूछ लिया जाएगा कि इस फैलेसी में कौन सा रूल अप्लाई किया जाता है, क्या फैक्ट इसमें होता है, क्या फॉलो किया जाता है, ये भी हो जाता है। फिर उसके बाद में अलग पूछने को और भी कई हो जाते हैं, जैसे आपसे कह दिया जाता है अकॉर्डिंग टू दिस फैक्ट विच एग्जांपल इज बेस्ट सूटेबल टू दिस फैक्ट और दिस रूल, यानी इस रूल के अकॉर्डिंग कौन सा एग्जांपल है वो सूटेबल है, तो वो एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, फिर वो फैक्ट जो दिया जा रहा है उससे आप उसकी फैलेसी का पता लगाओ और उस फैलेसी से उस एग्जांपल का पता लगाओ, बात खत्म। पूछने में कितने भी टाइप से पूछा जा सकता है, पर मिनिमम से मिनिमम अगर बनती हैं तो 4 टाइप से तो आपके क्वेश्चंस बनते ही हैं। तो आपको ध्यान रखना है, चारों टाइप से ही आपको प्रिपेयर करना है। एक फैलेसी को 4 तरीके से पढ़ना है आपको। कैसे, फैलेसी का नाम, उसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देख के फिर फैलेसी। जैसे आप पहले ये एग्जाम्पल देखेंगे तो फैलेसी कौन सी होगी, इसमें नाम दे, फिर इसका एग्जाम्पल, फिर इसके बीच वाला जो रूल है वो कि इसमें ये फैलेसी होती है और इस फैलेसी में ये रूल होता है। तो 4 प्रकार से। फिर मैं समझता हूं कि फैलेसी में आपको कोई कभी गलत साबित नहीं कर सकता, आपके मार्क्स नहीं काट सकता, ये वादा है और दावा भी है हमारा कि आप, लेकिन पढ़ने का एक तरीका होना चाहिए, पूरा तरीका अप्लाई कीजिए, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही आपको पढ़ना है। यहां आकर आपके फैलेसीज वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। कोशिश की है मैंने कि आपको बेहतर तरीके से इसे समझा पाऊं, लेकिन जैसा कि मैं भी समझता हूं पहली बार इस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं और स्वाभाविक है, पहली बार जब हम किसी टॉपिक को शुरुआत से हम पढ़ते हैं, आप में से कई विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो उनका बैकग्राउंड इंग्लिश से नहीं है, वो केवल अब यहाँ लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को ले रहे हैं, बाकी उन्होंने आज तक केवल इंग्लिश को कंपलसरी के रूप में पढ़ा था और वो भी उन्हें प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ाया गया, तो परेशानी आना स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी पूरी कोशिश हम करेंगे और इसे आप रिवाइज कीजिए, फिर इसकी एक्सरसाइज से हम इस समस्या से बाहर निकलेंगे और सारी समस्याओं को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसी आशा के साथ कि इसके सारे कंसेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे और थोड़ी बहुत परेशानी को आप जरूर रिवाइज करके सॉल्व आउट करोगे। इसी आशा के साथ इस टॉपिक को खत्म करके मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ, जहां तक पॉसिबल होगा फिगर ऑफ स्पीच और लिटरेरी टर्म्स के साथ मैं आपके सामने फिर यहां उपस्थित होऊंगा, आप लोगों से फिर रूबरू होऊंगा, आप लोगों से फिर मिलूंगा यहां। इसी आशा के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू।